फ्रेंड्स, एक बार मेरे वीडियो में आप लोगों का पुनः स्वागत है। आज हम अपने वीडियो में जो आपको दिखाने वाले हैं वो टॉपिक है जेंडर। इसके नेक्स्ट टॉपिक में पिछले टॉपिक में हम लोगों ने नाउन के बारे में पढ़ा था। आज उसी नाउन से संबंधित कुछ बातें हैं जो आपको हम जेंडर के तहत बताएंगे। यानी आज की हमारी जो टॉपिक होगी वो होगा जेंडर। दोस्तों, इस शब्द का जो हिंदी अर्थ होता है वह होता है लिंग। यानी जो जेंडर होता है, इस जेंडर के अंतर्गत हमें संज्ञाओं के वर्ग या जाति का पता चलता है। जाति का पता चलता है यानी जितनी भी संज्ञाएं हमारे पास हैं उन संज्ञाओं को किसी न किसी जेंडर के अंतर्गत माना जाता है। इस आधार पर अगर हम जेंडर की चर्चा करें तो जितनी भी हमारी संज्ञाएं हैं वो सारी संज्ञाएं 4 जेंडरों के रूप में आ सकती हैं। यानी वो 4 जेंडर में से कोई न कोई हो सकती हैं। दूसरी भाषा में अगर मैं आपको ये बताना चाहूँ तो आप सीधे कह सकते हैं कि यह जो हमारा जेंडर होता है वह मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। पहला जो जेंडर है जिसका नाम है मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर दोस्तों, इसकी जो हिंदी होती है वह होती है पुल्लिंग। दूसरा जो हमारा जेंडर है उसका नाम है फेमिनिन। फेमिनिन जेंडर जिसकी हिंदी होती है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग। और तीसरा जो जेंडर है उसको हम कॉमन जेंडर के नाम से जानते हैं जिसकी हिंदी होती है उभयलिंग। और जो चौथा है उसको हम दोस्तों न्यूटर जेंडर के नाम से जानते हैं जिसकी हिंदी होती है नपुंसक लिंग। यानी हमारे पास जितनी भी संज्ञाएं हैं वो सारी संज्ञाएं इन्हीं 4 जेंडरों में से कोई न कोई होती हैं। अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि हम दिए हुए नाउन को किस जेंडर के नाम से पुकारेंगे या वह नाउन किस जेंडर के अंतर्गत आता है। इसके लिए कुछ आपको मैं टिप्स दूंगा ताकि आप उस संज्ञा को जान करके उस संज्ञा के जेंडर के बारे में समझ जाएं। लेकिन दोस्तों, जैसा कि जेंडर की परिभाषा में आपको हमने बताया, जैसा कि मैंने आपको जेंडर की परिभाषा के बारे में यह बताया कि जेंडर के अंतर्गत हमें संज्ञाओं के वर्ग या जाति का पता चलता है। यानी आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ कि संज्ञाओं के वर्ग या जाति का पता चलता है। इसको समझने के लिए आपको थोड़ा आगे बढ़ना होगा। आगे के स्टेप में देखिए, मैं आपको इस बात के बारे में समझाता हूँ। जैसे मैंने आपसे कहा कि हमारा जेंडर जो होता है वह 4 प्रकार का होता है। पहले जेंडर में मैंने आपके सामने चर्चा किया था कि पहला जो हमारा जेंडर है जिसको हम मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं जिसकी हिंदी हमने आपको लिखा था पुल्लिंग। यानी वे संज्ञाएं जो पुरुष वर्ग के अंतर्गत हों या अंतर्गत आती हैं उन्हें मैस्कुलिन जेंडर के नाम से जाना जाता है। यानी वो मैस्कुलिन जेंडर होती हैं, वह मैस्कुलिन जेंडर होती हैं, उन्हें मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। यानी इस मैस्कुलिन जेंडर की परिभाषा आपके सामने मैंने बताया आपको कि वे संज्ञाएं जो पुरुष वर्ग के अंतर्गत आती हैं। यानी उस संज्ञा को अगर आप देखेंगे या पढ़ेंगे तो आपको यही अनुभूति होगी कि नहीं, यह जो संज्ञा है, यह जो नाउन है वह पुरुष वर्ग के अंतर्गत आएगा।
इसके अंतर्गत अगर एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए तो जितने भी पुरुष वर्ग के अंतर्गत आने वाली चीजें हैं, जैसे आपके सामने एग्जाम्पल के तौर पर अगर लिखा जाए, फादर होगा, सन होगा, फादर होगा, सन होगा, राम होगा। यानी आपको इस बात को ध्यान देना है कि पुरुष वर्ग का बोध होना चाहिए। ब्रदर होगा, हस्बैंड होगा, यानी आपको वैसी संज्ञाएं लिखनी है जो पुरुष वर्ग में हो। जैसे फादर लिखा गया, सन लिखा गया, राम लिखा गया, ब्रदर लिखा गया, हस्बैंड लिखा गया। इसके आगे और सारी संज्ञाएं हैं, जैसे किंग हुआ, डॉग हुआ, यानी इत्यादि। यानी ये ऐसी संज्ञाएं हैं जिनसे पुरुष वर्ग का बोध होता है। अर्थात ये जितने भी एग्जाम्पल में संज्ञाएं लिखी गई हैं वह सारी संज्ञाएं जो हैं वह मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत आएंगी। दूसरा हमने आपको जेंडर का बताया था नाम, उसका नाम था फेमिनिन जेंडर। यानी दूसरा जो हमारा जेंडर था दोस्तों, उसका नाम हमने आपको बताया था कि उस जेंडर का नाम फेमिनिन जेंडर है, जिसकी हिंदी हमने आपको बताया था स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग यानी वे संज्ञाएं जिनसे स्त्री वर्ग का बोध हो, स्त्री वर्ग का बोध होता है, बोध हो, उसे फेमिनिन जेंडर के नाम से जाना जाता है। यानी वे फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत आती हैं। अब जानने की बात दोस्तों यह है कि इस जेंडर के अंतर्गत क्या क्या आ सकता है। जैसे मैंने आपके सामने मैस्कुलिन जेंडर के उदाहरण में जैसे लिखा था फादर, अगर उस फादर का अगर हम विलोम यूज करके देखें तो मिलता है मदर। इसी तरह से सन लिखा गया था, अगर हम लिख देते हैं तो ये होता है डॉटर। उसके बाद राम लिखा गया था, किसी लड़की का नाम लिख सकते हैं, जैसे शीला हो गया। किंग लिखे थे, क्वीन हो जाएगा। डॉग लिखे थे, बिच हो जाएगा। यानी इसी तरीके से और सारी संज्ञाएं हैं जो इस फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत रखी गई हैं। लेकिन दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर है स्त्री वर्ग। इस बात को हमें भूलना नहीं है। यानी हमें जिस संज्ञा को स्त्रीलिंग कहेंगे या पुकारेंगे उसको हमें ये ध्यान रखना है अपने दिमाग में कि वो स्त्री वर्ग के अंतर्गत आती है। एक बात आपको बता देना चाहते हैं कि एक बार की बात थी कि मैं अपनी कक्षा में बच्चों को पढ़ा रहा था और जेंडर की ही टॉपिक चल रही थी। मैंने इसी जेंडर के बारे में पढ़ाया और पढ़ाने के बाद जब मैंने इस एग्जाम्पल को लिखा, जैसे मैंने लिखा बिच, BITCH, जिसका अर्थ होता है कुतिया। यानी इसका जो मैस्कुलिन जेंडर होता है वो शब्द होता है डॉग, जिसका अर्थ होता है कुत्ता। जब मैं ऐसा कहा कि नहीं यह जो बिच है यानी जो कुतिया है उसको हम फेमिनिन जेंडर मानेंगे, तभी अचानक मेरी कक्षा में एक लड़का खड़ा होता है और खड़ा होकर के मुझे रोकता है और कहता है कि सर आपने कहा कि जिससे स्त्री वर्ग का बोध हो उसी को हम फेमिनिन जेंडर मानते हैं। ये जो बिच है यानी जो कुतिया है वह स्त्री कहाँ है? तो मुझे बहुत तेज की हंसी आती है और मैं उस बच्चे को कहता हूँ कि ठीक है बैठिए, मैं अभी आपको इसके बारे में समझाता हूँ कि यह जो बिच है यानी यह जो कुतिया है उसको फेमिनिन जेंडर क्यों कहते हैं या उसको फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत क्यों रखा गया है। तो आपको भी, आप लोगों में भी बैठे हुए बहुत से लोग होंगे जो इस बात में उलझे हुए होंगे कि आखिर में जो मैं जेंडर को समझाते समय इन दो वर्गों की चर्चा किया, एक में हमने लिखा था पुरुष वर्ग, एक में पुरुष वर्ग लिखा था, एक में हमने लिखा था स्त्री वर्ग। यानी मैस्कुलिन जेंडर की परिभाषा में आपको लिखा गया कि मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत वे संज्ञाएं आती हैं जिनको जो पुरुष वर्ग के अंतर्गत आती हैं।
और स्त्री वर्ग के अंतर्गत आने वाली जो संज्ञाएं होती हैं उनको हम इस फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत मानते हैं। लेकिन अब आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात हमें यह बतलाना हो गया कि आखिर में ये पुरुष वर्ग और स्त्री वर्ग का भेद क्या है, ये दोनों एक दूसरे से अलग कैसे पहचाने जा सकते हैं। मेरे कहने का आशय ये नहीं है दोस्तों कि जहां पर ये चीज मैंने लिखा है कि स्त्री वर्ग, तो इसका आशय ये नहीं है कि नहीं स्त्री ही होनी चाहिए, औरत ही होनी चाहिए, ये बात नहीं है। इस चीज को आपको अपने दिमाग से निकाल देना होगा, इस चीज को आपको बिल्कुल ही भूल जाना होगा और उसके बारे में मैं आपको समझा देना हूँ, उसी चीज पे फोकस करना होगा, उसी चीज को हमें समझना है। यानी अगर आपसे कोई कह दे, इसको अगर अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो ऊपर से लेकर के स्टेप समझाते हैं ताकि आपको भली भांति ये पुरुष वर्ग और स्त्री वर्ग में अंतर समझ में आए। यानी हमने जेंडर को पढ़ाते समय वर्ग की चर्चा किया है और इसमें हमने लिखा है कि जिस यानी वे संज्ञाएं जो पुरुष वर्ग के अंतर्गत होती हैं उनको हम मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत रखते हैं और वे संज्ञाएं जो स्त्री वर्ग के अंतर्गत होती हैं उन संज्ञाओं को हम फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत रखते हैं। तो मेरे बताने का मतलब यह है कि हम कैसे जानेंगे कि ये पुरुष वर्ग और स्त्री वर्ग दोनों अलग कैसे हैं। तो दोस्तों सबसे इसकी मुख्य पहचान यही है कि पुरुष और स्त्री वर्ग के अंतर्गत किनको रखा गया है। तो सबसे पहले तो हमें जानना है, अंतर यहाँ पर यह है दोस्तों कि आखिर में ये पुरुष और ये जो स्त्री होते हैं ये एक दूसरे से भिन्न किस अर्थ में हैं, ये एक दूसरे से कैसे अलग हैं कि एक को पुरुष कहा जा रहा है जबकि इंसान दोनों ही हैं, दोनों ही मनुष्य हैं, लेकिन एक को पुरुष के नाम से पुरुष वर्ग में रखा गया, एक स्त्री वर्ग में रखा गया। तो दोस्तों अंतर यही है कि यह जो स्त्री है यानी स्त्री वर्ग के अंतर्गत वे जीवधारी रखे जाते हैं। यानी स्त्री वर्ग जो है उन जीव जंतुओं का नाम होता है जो क्या करते हों, दो चीज करते हों। यानी वे जीव जो अंडे देते हैं या बच्चे को यानी शिशु को क्या करते हैं, जन्म देते हैं। यही मुख्य रूप से पुरुष और स्त्री वर्ग में अंतर है। यानी हमको स्त्री वर्ग से आशय ये समझना है कि स्त्री वर्ग के अंतर्गत वे जंतु आ सकते हैं जो इनमें से कोई दो काम करता है, या तो वो अंडे देता हो या तो बच्चे या शिशु को जन्म देता है। अगर इन दोनों में से अगर कोई भी काम अगर वो जीवधारी कर रहा है, वह जंतु कर रहा है, तो उसको हमें स्त्री वर्ग के ही अंतर्गत आना है या मानना है। जैसे एग्जाम्पल आपको लेकर समझाते हैं, जैसे ये हेन है जिसका अर्थ होता है मुर्गी। ये जो हेन है उसको अगर जेंडर की दृष्टि से देखा जाए तो वह फेमिनिन जेंडर ही होगा, लेकिन ये चूंकि स्त्री नहीं है, लेकिन यह मुर्गी जो है स्त्री वर्ग के अंतर्गत आएगी। इसलिए आएगी क्योंकि वह अंडे देती है। अगर अगला एग्जाम्पल लें, जैसे अगर मैं कह दूं काऊ, काऊ गाय, ये भी हमारा फेमिनिन ही जेंडर है, लेकिन अंतर ये है कि अब हम गाय को फेमिनिन जेंडर कहेंगे, लेकिन ये पुरुष वर्ग यानी ये स्त्री वर्ग का हमें बोध करा रही है। यानी इससे स्त्री वर्ग का बोध है, ये नहीं है कि नहीं ये गाय जो है वो औरत है, नहीं, यह स्त्री वर्ग का बोध करा रही है। क्यों? क्योंकि यह बच्चे को यानी बछड़े को, अपने बच्चे को जन्म देती है। इसी तरीके से अगर ले लिया जाए जैसे बिच है, जिसकी अर्थ है हमने आपको बताया था ऊपर कि इसका अर्थ होता है कुतिया, जिसको कुत्ता का फेमिनिन माना जाता है। यह भी बच्चे को क्या करती है, जन्म देती है। तो दोस्तों जहाँ तक मेरा उम्मीद है कि आप इस वर्ग के बारे में कन्फर्म हो चुके होंगे, इसलिए इस दोनों वर्ग में अंतर जानना है। इसको इस स्त्री वर्ग से आशय हमको ये नहीं समझ लेना है कि वह स्त्री होनी चाहिए, नहीं। स्त्री वर्ग का मतलब होना चाहिए कि स्त्री की क्वालिटी को रखने वाली हो,
और एक पुरुष और एक स्त्री में विभेद या अंतर हमको बस इसी पॉइंट से करना है। यानी स्त्री वर्ग के अंतर्गत उनको रखा जाता है जो अंडे देते हों या तो बच्चे या शिशु को क्या करते हों, जन्म देते हों। अब हम अपने जेंडर को आगे बढ़ाते हैं। हम लोगों ने 2 जेंडर का स्टडी कर लिया। नेक्स्ट हमारा जेंडर है दोस्तों जिसका नाम है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर तीसरी टॉपिक है आपकी कॉमन जेंडर, जिसका अर्थ होता है उभय लिंग। उभय लिंग यानी इस कॉमन जेंडर का परिभाषा ऐसा हुआ कि वे संज्ञाएं जो स्त्री और पुरुष दोनों वर्ग की हों उसे कॉमन जेंडर कहते हैं। उसे कॉमन जेंडर कहा जाता है। वो कॉमन जेंडर के अंतर्गत होती है, उसे कॉमन जेंडर कहते हैं। यानी वो संज्ञाएं कॉमन जेंडर के अंतर्गत मानी जाती है। अब यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है कि वे संज्ञाएं जो स्त्री और पुरुष दोनों वर्ग की हों। इसका आशय फिर वही बात आती है कि जिस नाउन को आप देखेंगे आपको लगेगा कि नहीं वह जो संज्ञा है वह संज्ञा पुरुष भी हो सकता है और स्त्री भी हो सकती है। यानी वह पुरुष वर्ग का भी हो सकता है और स्त्री वर्ग का भी हो सकता है। और पुरुष और स्त्री अगर दोनों में से कोई हो सकता है यानी यह दोनों चीज का आभास कराता है। यानी ऐसी संज्ञाओं को हम किस जेंडर के अंतर्गत मानेंगे दोस्तों? कॉमन जेंडर के अंतर्गत मानेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें, जैसे लिख दिया जाएगा टीचर, शिक्षक, अध्यापक कि यह एग्जाम्पल के तौर पे जो शिक्षक है यानी यह स्त्री भी हो सकती है, यानी पुरुष भी हो सकता है, औरत भी हो सकती है, आदमी भी हो सकता है, औरत भी हो सकती है। इसी तरह से अन्य एग्जाम्पलों में जैसे प्लेयर हुआ, सिंगर हुआ, स्टूडेंट हुआ, फ्रेंड हुआ, यानी ये जितनी भी संज्ञाएं मैं आपके सामने लिखा ये सारी चीजें जो हैं वह कॉमन जेंडर के अंतर्गत है। क्यों? क्योंकि जितनी भी संज्ञाएं लिखी गई हैं यह पुरुष वर्ग और स्त्री वर्ग दोनों का बोध करा रही है। यानी वह पुरुष भी हो सकता है और स्त्री भी हो सकती है। चौथी टॉपिक हमारी दोस्तों है जिसका जेंडर का नाम था न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। चौथा जो पॉइंट था हमने जेंडर के बारे में चर्चा किया था जो था न्यूटर जेंडर, जिसकी हिंदी होती है दोस्तों नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग यानी जिन संज्ञाओं से निर्जीव वस्तुओं का बोध हो। हाँ दोस्तों, जैसा कि कहा गया कि जिन संज्ञाओं से निर्जीव वस्तुओं का बोध होता है यानी वे संज्ञाएं जो निर्जीव होती हैं उन्हें न्यूटर जेंडर के अंतर्गत माना जाता है। यानी वह न्यूटर जेंडर के अंतर्गत रखी जाती हैं या वह उन्हें न्यूटर जेंडर कहते हैं। अब इसको बताने की तो कोई ज़रूरत नहीं है कि निर्जीव क्या है। इसके अंतर्गत तमाम चीज़ें आप अच्छी तरह से भली भांति जानते हैं, जैसे पेन हुआ, चेयर हुआ, बुक हुआ, ट्रेन हुआ, बॉल हुआ, यानी इत्यादि। ये सारी संज्ञाएं जो हैं दोस्तों उनको हम न्यूटर जेंडर के अंतर्गत मानते हैं। इसी के साथ मैं अपना आज का वीडियो यहीं रोकता हूँ। फिर नेक्स्ट टाइम अगले दिन आपको पुनः इस नाउन से संबंधित एक दूसरी बात जिसे हम नंबर के पॉइंट से जानेंगे, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नंबर के बारे में बताऊंगा। नमस्कार।